हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। अभी रिसेंट ऑपरेशन महादेव के बाद हमने देखा है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट पास की और जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं हो सकते, और उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। इस पर बात करेंगे। इतना सख्त रद्द-ए-अमल और डॉक्टर एस जयशंकर की भी स्टेटमेंट आई कि इंडस वाटर ट्रीटी पर, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म फैलाता है और इस वजह से हम जो है वो डायलॉग्स नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान की इंडिया की जानिब से आना, क्या मेजर साहब आपसे आगाज करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट को देखते हुए और राजनाथ सिंह जो कि ये कह रहे थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन? ये इस पे क्या ओपिनियन दूं? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं तो इससे ज्यादा वो खबर एंजॉय कर रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी, दुनिया की सबसे बड़े जमहूरियत के प्रधानमंत्री जो हैं वो ललिता पवर की तरह क्यों खड़े थे। आपको पता है बाहर ललिता पवर कौन थी? पवार पवार। हाँ, ललिता पवार कौन थी? सॉरी, मैंने नाम गलत दिया। नहीं सर, मुझे नहीं पता, प्लीज बताएं। ये जब मैं छोटा था ना, अभी मुझे मेरा ख्याल में, मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर साहब ने उस जमाने की फिल्में देखी या नहीं देखी, लेकिन मैं जब छोटा था तो उस जमाने में एक कैसेट प्लेयर होता था, वीसीआर। ठीक है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग या इस तरह के उसको कहते थे। तो वो आपके अब्बा जान ना आपको कोई पैसे देते थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब सऊदीया में होते थे, तो वो पैसे देते थे कि जाओ जाके उधर से ना नई वाली फिल्म ले आओ। तो वो आप जाते थे वहां पे, जाके आप उसको बताते थे कि भाई मुझे फिल्म दे दो। तो वो कहता था कौन सी वाली फिल्म है, फिर वो सिफारिश पे कोई अच्छी वाली फिल्म, नई वाली वो दे देता था। और इंडियन फिल्में बड़ी मशहूर थी, तो हम फिल्म ले आते थे। फिर अब्बा जी बैठ जाते थे, वो कैसेट डालते थे, वो जिस तरह पॉपकॉर्न या जो भी आप कह ले, चिप्स पकौड़े जो भी है वो लेके, तो फिर फिल्म। तो उसमें एक ललिता पवार थी। हर फिल्म में ललिता पवार का ऐसा दुखी सीन होता था कि आपके ना रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस बेचारी पे इतने, मतलब उसके कैरेक्टर ही, तो कैरेक्टर एक्ट्रेस कहते हैं ललिता पवार को। जब मैंने उनकी फिल्में देखी तो वो कैरेक्टर एक्ट्रेस ही होती है कि वो एक खास किस्म का किरदार अदा करती है। या वो सास होगी बहुत जालिम, या वो खाला होगी जिसकी वजह से सारी लड़ाई हुई पूरी फिल्म के अंदर, या वो जो अंधी एक कोई माँ थी कि जो टक्कर लगी रिक्शे से और बच्चे गुम हो, मतलब वो इस तरह ललिता पवार। तो इनके कांग्रेस के लीडर हैं पवन खेरा साहब। तो उन्होंने कहा कि जी, कल, पहले तो ये आ ही नहीं रहे थे ना लोकसभा के अंदर बैठ के कि जी बात करें कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, खुद ही ढोल बजाए जा रहे थे। वो कांग्रेस वाले ढूंढते फिर रहे थे, बहरहाल अभी अल्लाह करके आ गए। तो कल जो इनकी वहां पर डिस्कशंस हुई सारा कुछ, तो उसमें फिर उन्होंने कहा, ये जो पवन खेरा साहब हैं, कि ललिता पवार की तरह क्यों खड़े थे। तो मुझे हुआ कि ललिता पवार कौन है। तो फिर मैंने वो गूगल किया तो वो मुझे उनकी तस्वीर नजर आ गई। बल्कि चले मैं आपको दिखाई देता हूँ, फिर आपके ऑडियंस कहते हैं कि ये मेजर जलेबी बहुत बनाता है, तो मैं जरा जलेबी में आपको दिखाई दूं कि मैं वाकई गूगल कर रहा था। तो ये देखें, ये ललिता पवार हैं और इनके इमेजेस निकाले ना, तो ये देख रहे हैं वो जो अंधी माँ, ये वो जालिम सास, बीच में आप देखती जाएं तो ललिता पवार का ना एक खास किस्म का कैरेक्टर था, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो ये जो है तो उन्होंने, तो मुझे वो याद आ गया, उससे फिर मुझे वो बचपन का सारा जमाना याद आ गया। और उससे फिर मुझे याद आया कि भाई ये तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान जो है वो एक नाकाम रियासत, पाकिस्तान दहशतगर्दी को इस्तेमाल, ये बांग्लादेश अलहदा कर दें वो गुनाह ही नहीं बनता, क्योंकि वो हम क्या करते और हमारे बस में क्या था, हमने तो आजादी लेके दी उनको, बांग्लादेश वालों को। ये कश्मीर में जुल्म करें वो कोई मसला ही नहीं है। तो अभी अगले दिन भी मेरी किसी से बहस हो रही, और फिर डॉक्टर साहब जो खैर से रोज मुझे बताते हैं कि तुम एक ज़हनी मरीज हो, तुम हर वक्त हर चीज को रद्द करते हो, तुम्हारा इलाज ही सिर्फ ये है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, दोबारा से पवित्र हो जाओ, फिर दोबारा से तुम्हारा, मतलब मुझे ये कहते हैं कि ये
रीसेट करो तुम अपना दिमाग, तब जाके सब मसले ठीक होंगे। तो इसमें फिर अब आप जयशंकर साहब की स्टेटमेंट कह रही हैं, और फिर आप उनके वो जो रक्षा मंत्री हैं, अब देखिए मुझे ये आजकल ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सत्या के साथ हैं। अब मैंने आज गूगल किया तो मुझे पता चला कि सत्या का मतलब पावर होता है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना हिंदी सीख रहा हूँ। सत्या का मतलब पावर नहीं होता। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ। सत्य नहीं, पावर किसको कहते हैं? शक्ति। हैं? शक्ति, शक्ति को शक्ति पावर। नहीं, पावर मैंने आज गूगल किया था, मैं आपको बताऊंगा, वो एक और लफ्ज है। तो वो एक इनके कमेंटेटर थे इंडिया के, वो बात कर रहे थे कि कुछ लोग ना वो पावर के साथ ही रहते हैं, मतलब उनका कोई नजरिया कुछ भी नहीं है, बस जिसके पास पावर है उसके। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखें, इंडिया पाकिस्तान दोनों बड़े मुल्क हैं, और उसमें फिर उन्होंने आखिरी सवाल रिबाहा ये उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और उसके बीच में ललिता पवार अपनी जगह खड़ी हैं, मतलब मोदी साहब, और उसके बीच में हमने अभी क्रिकेट का मैच भी खेलना है, जिसकी अगले दिन आप तारीखें बता रही थी। तो अब ऑपरेशन सिंदूर में तो मुझे नहीं अब पता कि उसके दौरान क्रिकेट मैच हो तो खिलाड़ी जो है वो बल्ला और गेंद लेके आएंगे, या मतलब वो क्या लाएंगे। तो उनके इनके जो पवन खेरा साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे सवाल उठाए। तो मैं चाहूंगा कि ये जो सारे सवाल और ललिता पवार का जो मैंने जिक्र किया है, तो इस पे डॉक्टर साहब मुझे तो बताते हैं कि मैं पागल हूं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आती और मेरा सारा कुछ मसला बड़ा खराब है। तो वो बताएंगे कि उधर क्या मसला चल रहा है, कि क्यों इस तरह की बहसें हो रही हैं। और फिर वो जो एक साहब थे कि जिन्होंने राफेल का, उन्होंने कहा ये तो बताओ ना कि राफेल उड़े भी थे कि नहीं उड़े थे। तो वो ललिता पवार बताती कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ना, ये 29 बार, उन्होंने कहा 29 बार, 27 बार या 29 टाइम्स जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने कहा है कि भाई मैंने कराया सीज फायर। तो उन्होंने कहा ये उसका भी नाम नहीं लेते। तो अब वो क्या करें, बस फिर ललिता पवार के साथ अभी मुझे तो बहुत चलो अच्छा हो गया कि शाम अच्छी गुजरेगी, कि वो पुरानी फिल्में वो सारे सीन मुझे याद आ गए। तो अब डॉक्टर साहब बताएं कि भाई क्या है। हम तो हैं ही पागल, ये ठीक है, रक्षा मंत्री ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये पागल हैं, नाकाम हैं, ये बुद्धू हैं, वो सब बिल्कुल हम मानते। तो जयशंकर साहब जो है वो पहले कहते थे इंडिया ने लिया आईटी का मतलब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान ने लिया इंटरनेशनल टेररिज्म। और पवन खेरा साहब ने यह कहा कि नॉट अ सिंगल कंट्री कंडेम पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम। रिपीट कर रहा हूं कि पवन खेरा साहब ने यह कहा कि किसी एक देश ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की पहलगाम के बाद। वो इसलिए कि जब आप पहलगाम के वाकये के 10 मिनट के बाद एफआईआर काट देंगे, थाना खैर से 6 घंटे की मुसाफत के ऊपर है, तो पैदल लोग पहुंचे नहीं पहलगाम वालों को बचाने के लिए, लेकिन उधर वो खर्चेगी। तो उन्होंने कहा कि जी तो फिर क्या। तो मैं भी यही कहता हूं ना कि देखें, पाकिस्तान के और इंडिया के मामला का बेवहा जायजा लेना, अगर मैं सीरियस बात करूं, तो पिछले 10 साल में सिर्फ 4 वाकयात हैं दहशत गर्दी के, कि जिसका इल्जाम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया। पाकिस्तान तो रोज लगाता है ना कि जी बलोचिस्तान में ये, केपी में ये, पाकिस्तान तो रोज करते हैं। लेकिन इंडिया में 4 वाकयात हुए। एक उड़ी में हुआ, पठानकोट में हुआ, वो दोनों मेरे ख्याल में 2016 में हुए, 2016, 9 years ago। उसके बाद 2019 में ऑपरेशन हुआ ये जो पुलवामा का था, और उसके बाद 2025 अगेन 6 साल के बाद वो हुआ ये जो पहलगाम का था। तो अब हर दफा इलेक्शन होते हैं, फिर हर दफा कोई मसला हो जाता है, फिर हर दफा हमारे साथ। तो अब फिर क्या, बस हम पागल हैं अभी, हमें तो समझ नहीं आ रही। ललिता पवार का बताएं, आई डॉक्टर साहब हल्के फुल्के अंदाज में प्रोग्राम करते हैं और सुनते हैं कि ललिता पवार, मेरे मुझे लगता है ये उसका यंग होंगे, इनको नहीं पता होगा उसका। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आपके डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वो एक फेल्ड स्टेट है, और हम और आपकी डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया कि हम टेररिज्म करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी उन्होंने जो कोई स्टेटमेंट पास की है, और टेररिज्म को एक मसला हमेशा इंडिया पाकिस्तान पे क्लेम करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, पाकिस्तान ऐसे करता है वैसे करता है, हर बात पे टेररिज्म जरूर आता है। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? नहीं नहीं, वो गलत है। राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही गलत बात की है। पाकिस्तान इज अ सक्सेसफुल स्टेट। कैसी बातें कर रही हैं आप?
पाकिस्तान सफलता के झंडे गाड़ रहा है। कहाँ गाड़ रहा है ये नहीं पता है, ये आप लोग बता दीजिएगा। कहीं ना कहीं वो झंडे गड़ रहे हैं। तो मैं राजनाथ सिंह जी के इस बयान की निंदा करता हूँ कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। फेल क्या होता है? फेल क्या होता है भाई? क्या स्टेट का काम क्या है? कि रोजी रोटी देना, पीस देना, इकोनॉमी डेवलप करना है, ये तो कोई भी कर लेता है भाई। आतंकवाद करके दिखाओ, ये है। तो मैं राजनाथ सिंह से कतई सहमत नहीं हूं। पाकिस्तान एक सफल स्टेट है। आतंकवाद में उन्होंने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। मानसिक स्तर को लो करने में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं पाकिस्तान ने भाई। मेजर साहब कह रहे हैं कि हम पागल हैं, अब मेजर साहब खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कौन होते हैं? हम तो अदना से छोटे से प्रोफेसर हैं। अब ये बात करें ललिता पवार साहब, ललिता पवार वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। उन्होंने रामायण में कैकेयी की भूमिका निभाई थी, अरे क्षमा कीजिएगा, मंथरा की भूमिका निभाई थी। तो वहां से वो यही कह रहे हैं कि जो ललिता पवार से उनका जब वो एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे, तो उनका ये था उस एनालॉजी का मतलब कि ललिता पवार जो हमेशा ना वो बद्दुआएं देने वाली एक कैरेक्टर करती थी। तो बड़ा अच्छा है, चूंकि उनकी स्किल इतनी अच्छी थी विलेनस रोल में, तो वो वही कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो ललिता पवार हैं, वो सिर्फ हमें गालियां दे रहे हैं अपोजिशन को। उनके कहने का ये तात्पर्य था। तो ये तो बेंटर है कि वो ये पूछे आतंकवादी कैसे आए पहलगाम में। भाई तो उनसे कोई पूछ देता खेरा साहब से कि भैया ये 26/11 में कैसे आ गए थे, तब तो तुम्हारे सरकार के लोग थे। ये कैसे आ गए थे जब 1948 में, तब भी नेहरू जी थे। कैसे चला गया पीओके वापस? 1971 में आपने बांग्लादेश को तोड़ा, कांग्रेस की सरकार थी जिसके प्यार में मेजर साहब एकदम ड्रूल कर रहे हैं इस समय। वो समय बीजेपी नहीं थी, ये इन्हीं की सरकार थी। उनसे पूछ देते कि 1948 से आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी आतंकवाद शुरू है 1948 से? 1947 से डायरेक्ट एक्शन 47 डे। और क्या था डायरेक्ट एक्शन डे? क्या था? कॉल टू टेरर। भैया अब कैसी बात है भाई, टेरर क्या है? देखिए मैं लाल मस्जिद के मौलाना साहब को सुन रहा था, तो हमसे तो मोहतरम है, हम लोग तो उनके आगे अज्ञानी है, ये तो आप मानेंगे। लाल मस्जिद के जो मौलाना साहब है उनके पास जो ज्ञान है हम लोग के पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें तो कहा गया है कि टेरर करो, काफिर के दिल में दहशत बसाओ। जो आप सोचते हो वही आप बनते हो भैया, जो खाते हो वही शरीर बनता है, जो पढ़ते हो वही आपकी आइडियोलॉजी बनती है, वही आपको आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन होता है। जिन्ना की कॉल क्या थी? डायरेक्ट एक्शन डे। गांधी जी की कॉल क्या थी? आमरण अनशन। गांधी जी हिंदू को रिप्रेजेंट करते थे ना, अकॉर्डिंग टू आपके कायदे मिल्लत, कायदे आजम जो भी है। गांधी हिंदू को करते, तो गांधी का टूल ऑफ पॉलिटिकल वो क्या था? आमरण अनशन, जब खुद को मारेंगे, सेल्फ इमोलेशन। और जिन्ना ने क्या कहा कि दे दो वरना डायरेक्ट एक्शन होगा। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है सर? आज की भाषा में उसको टेररिज्म कहते हैं। बात खत्म हो गई। टेरर का मतलब क्या है? जब दरअसल आप कोई आजादी 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 जो लोग मांगते हैं वो भी टेररिस्ट है। ठीक है, तो भारत का मुसलमान आजादी मांग रहा था किससे? तो गोरे से तो आजादी थी ना जी। गोरे के साथ तो 1905 मुस्लिम लीग का जाके आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़िए जरा, तो गोरे का वफादार था। डॉक्टर साहब इस तरह तो जिन्ना साहब कांग्रेस में भी थे, तो हिंदू के कांग्रेस में वफादार थे। कांग्रेस में थे, मगर जब मुस्लिम लीग में जुड़े तो मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी अपनाई ना। नहीं, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस में थे तब अच्छे नहीं अरे थे। भाई तो उनको वो आइडियोलॉजी पसंद आ गई, वो मुस्लिम लीग में जुड़ गए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी छोड़ दी वो उन्होंने। तो बाद में चले गए ना, लेकिन उनकी ललिता अरे पवार की भाई, तरह आप भी बुराइयां ही क्यों ढूंढ रहे हैं? अच्छाइयां भी ढूंढे ना। उनके जो आप दिन इसको अच्छे गुजरे ये कांग्रेस में। प्रॉब्लम है। आप हिंदू बन जाते हैं, जो आपकी अच्छाई है आप उसको अच्छाई नहीं मानना चाहते। अरे कौन अल्लाह सी? ने कहा है कि टेरर एक अच्छी चीज है, पर पैदा करो, डराओ इनको। देखें आप उसको क्यों देखें नहीं स्वीकारते? आजकल देखिए आजकल एक आजकल मेरा मेरा टर्म है, मुझे 1 मिनट और बोलने दीजिए। जब नहीं नहीं, आप आप आपके 5 मिनट है। आने 5 मिनट में नहीं बोलूंगा। आप जिसको बुरा कह रहे हैं वो बुरा नहीं है मेजर साहब, आपको अल्लाह का वास्ता, वो अच्छी चीज है, वो एक लेजिटिमेट टूल है भाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बगदादी को देख लें, इनको देख लें, ये कह रहे हैं ये टूल है, इसको इसको हमें उपयोग करना है। आप उसको कह रहे हैं ये बुरी चीज है। डायरेक्ट एक्शन डे को आप कह रहे हैं कि भारत में आजादी मांगी। भारत का मुसलमान किससे आजादी मांग रहा था भाई? अपने लोगों से। किससे आजादी? किसके अगेंस्ट में डायरेक्ट एक्शन था उसका? सरकार में तो ना तो भारत के लोग थे नहीं।
तो हिंदुओं के अगेंस्ट में डायरेक्ट एक्शन हुआ, रॉयट्स हुए। सो डायरेक्ट टेररिज्म जो है, टेररिज्म इज अ टूल टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव थ्रू फियर। ये है टेरर। आप जब कोई चीज पाना चाहते हैं मेजर साहब, उसके लिए आपने शक्ति का उपयोग करना है कि हम फोर्स से लेंगे, उसको आप टेरर कहते हैं। उस फिनोमिना को, फोर्स के कई फिनोमिना हो सकते हैं, फोर्स वॉर हो सकता है, फोर्स आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फोर्स टेररिज्म है वो फोर्स, उसके फॉर्म एंड शेप अलग है। चूंकि अब आप लोग को सिखा दिया गया है कि कोई कहीं पे बोल दिया कि जी बुत परस्ती गलत है, तो बताओ जी बस बुत परस्ती गलत है, क्यों गलत है, क्या गलत है, कुछ पता ही नहीं, बस गलत है जी, इसके लिए मरने मारने को तैयार है। क्यों है, किसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी ने कह दिया है, बस मान लो जी। अब तो अब आप इतनी चीजें मान चुके हो कि अब आप जानना तो कुछ चाहते ही नहीं है, क्या अब हम आपसे बात करें। सो टेरर की मैंने आपको दे दी शुरुआत, कहां से हुई। अब उस चक्कर में जिन्ना साहब भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अपने थे, उन्होंने सबको गलत ही कह देना था, नहीं रहेंगे इसके साथ, नहीं रहेंगे उसके साथ, तो हम क्या करें। तो खैर मैं तो ये मानता हूँ कि पाकिस्तान एक सफल स्टेट है, इट्स वेरी सक्सेसफुल, प्रॉस्परस, ह्यूमन राइट्स की तो बयार बह रही है, रिलीजियस टॉलरेंस, और उसके अलग इंडिया में जो है वो त्राहिमाम हो रहा है, इकोनॉमी गिर चुकी है और रिलीजियस टॉलरेंस खत्म हो गया। नाउ आई एम इंटेलिजेंट मेजर साहब की नजर में। जी रिवा जी। मेजर साहब, कब ये गिले शिकवे जो है, ये डायलॉग्स और ये चीजें कब तक हल होती हुई आपको नजर आ रही हैं? ये टेररिज्म का एक चीजें हम हमेशा से सुनते हैं। आप क्या समझते हैं कि कब ये ब्लेम गेम कब खत्म होगी? दोनों तरफ से, इधर से भी स्टेटमेंट्स जारी होती हैं, उधर से भी जारी होती हैं, दोनों तरफ से ही टक्कर का मुकाबला है स्टेटमेंट्स में। मुझे लगता है कि आवाम को सिर्फ इसी पीछे लगाया हुआ है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे। बाकी तो सारे मामला ओके ओके हैं। क्या कहेंगे? वो अगले दिन ना आप प्रोग्राम कर रही थी, मेरे ख्याल में आपका लास्ट प्रोग्राम था, तो उसमें आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बड़ी अजीम हैं, इसी तरीके से जो है वो करते रही। तो वो आपको याद होगा कि प्रोग्राम के बाद मैंने आपको कहा था कि जी मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको कहूं कि भाई भड़कीली खबरें दो, जितना चटपटा मिसाला फेंक सकती हो वो फेंको, उड़ा के रखो कि जी खा जाएंगे, आज उड़ा देंगे। और ये डॉक्टर साहब जो हैं वो रात को बच के रहे, मेजर साहब आज जिन पे हमला करे, तब मतलब आपकी धूम मचेगी, आपकी जो है ना हर जगह पजीराई होगी, और आप ये देखें कि आप कैसे तरक्की की मंजिलें तय करते। वरना सच्चाई के रास्ते के ऊपर या ये जो आप कह रही हैं कि जी कब ये खत्म होगा, सब कुछ होगा, फिर तो बोरियत हो जाएगी। फिर उसके ऊपर तो खबर जो है, या ये जो वो कहते थे न्यूज चैनल्स जो हैं, वो एक बड़ी अच्छी फिल्म है अमेरिका की, एंकर मैन या इस तरह करके कुछ नाम है, मेरा बड़ा वो मेरा समझ का नाम बिल फेरल है, मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है वो। तो उसमें ना वो दिखाता है कि कैसे न्यूज जो है वो सेंसेशन के लिए है, कि कैसे अगर आपने समझना है ना कि कैसे आपको प्रोग्राम, तो आप वो देखें। तो इसी तरीके से मुझे डॉक्टर साहब की उस पे उन्होंने बड़े अपनी लय में ना, वो जब अपने सुर में होते हैं, जब वो हल्का हल्का टेक ऑफ करते हैं, फिर अपना एक प्रिमाइस बनाते हैं, फिर उसके बाद जब वो मुझे पागल करार देते हैं, और फिर जब ये कहते हैं कि जनाब लाल मस्जिद के मौलाना साहब ने फरमाया है और अल्लाह का हुक्म है कि आतंकवाद ही करो, और ये जब वो टेक ऑफ करते हैं, तो उसमें ना बेसाख्ता, ये आप अपनी वीडियो बाद में जाके देखिएगा कि डॉक्टर साहब के मुंह से एक जुमला निकला, क्योंकि जानना तो आपने है ही नहीं, सीखना तो आपने है ही नहीं। तो मुझे लग रहा था कि मेरे वो जो टीचर है ना, वही मुझसे बात कर रहे हैं कि जैसे जब कोई गलती कर दी, शरारत कर दी, कोई नया सवाल पूछ लिया, तो वो इसी तरीके से वो कहते थे। और कमाल ये है कि डॉक्टर साहब को मैंने खुद बताया है कि जी एक और आयत भी है कि लकुम दीनकुम वलियद्दीन, कि भाई आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और मैंने इनको ये बताया है कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जो दामाद, एक ही उनके दामाद थे जो चौथे खलीफा भी थे, वो यहूदी के पास नौकरी किया करते थे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो बड़े प्यार से कहते हैं, क्योंकि जानना तो तुमने है ही नहीं, सीखना तो तुमने है ही नहीं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई मैं बुत परस्ती का एहतराम कर सकता हूं, मेरे लिए मुझे इजाजत है इस चीज की कि मैं कहूं कि जी ठीक है, आप हिंदू रहना चाहते हैं आप रहें। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि काफिर को मारना है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। हाँ ये जरूर है
कि जी अपने दीन की बातें लोगों को बताएं, आपका दीन सच्चा है, दूसरों को सच्चे रास्ते पे लेके आए। लेकिन ये कहीं नहीं मैंने सुना किसी से कि जी रास्ते में कोई जा रहा है, अगर मेरे साथ सफर कर रहा है कतर एयरलाइन के ऊपर, और मुझे पता चल जाए कि ये तो मैं उसको मुक्के मारना शुरू कर दूं और मैं कहूं आज ही तू बंद मसूद, ये मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अब डॉक्टर साहब ने फिर भी प्यार से मुझे कहना है, क्योंकि तुमने जानना तो है ही नहीं, तुमने समझना तो है ही नहीं। तो बस मैं वही कह रहा हूं ना कि ललिता पवार, सब मोदी जी भी ललिता पवार, डॉक्टर साहब भी ललिता पवार, बस बदवाएं और बड़े प्यार से कि तुम पागल हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, तुम एक नाकाम रियासत हो, आतंकवाद मत। अभी 1947 से मेरे लिए ये शौक है कि 1947 से भी पहले से वो जो है क्या कहते हैं उसको, आतंकवाद हमने शुरू कर दिया था। तो फिर तो बुराई की जो जड़ बनती है वो तो बेसिकली घूम फिर के धर्म पे आ जाता है ना, कि भाई बुराई की जड़ ही धर्म है। तो फिर तो फील्ड मार्शल साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई हम दो अलग कौमें हैं, हमारी मतलब सोच, हमारा सब कुछ ही अलग है। लेकिन फिर ये वो क्या कहते हैं, मैंने फिर ये गूगल करके ना फिर निकाला है कि गालिब का, अब देखे ना, अब ये भी नहीं पता अब क्या है कि जी गालिब पाकिस्तान के शायर हैं, हिंदुस्तान के शायर हैं, या हम दोनों के मतलब मुश्तरका मीरास हैं गालिब। देखना गालिब गालिब तो पाकिस्तान के शायर कैसे हैं बताइए? वही मैं कह रहा हूं ना कि अब वो क्या करूं मैं उनको, क्योंकि मैं समझना गालिब भी तो चाहता हूँ। आतंकवाद है ना डॉक्टर साहब, गालिब भी तो सीखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। नहीं हम वो बताते हैं, लेकिन गालिब पाकिस्तानी कैसे, मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, ये सब मुझे ये तो क्लियर है कि गालिब जो है वो हिंदुस्तानी है, ठीक, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन गालिब जो है, क्योंकि देखें हिंदुस्तान मेरा मुश्तरका मीरास भी है, मैं तो उस सोच में हूं, मैं तो आपको रोज कहता हूँ दादा के दादा का नाम रामलाल। अरे ना ना, मेजर साहब आप ही ने कहा कि आपके फील्ड मार्शल ने ये कहा कि हम दो अलग अलग लोग, क्या बात, क्या दोबारा एक तो हम मुकर्रर दोबारा हो चुका है ये बात। तो नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरा सीन जो है वो जिस तरह आप अदा करना चाहते हैं उस तरह अदा करें। नहीं मैं आप कह रहे नहीं, मैं कहता हूँ कि आप पढ़े हैं, आपको हम कैसे नहीं, वो उसको क्या कहते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन टेक 2 जी। ठीक है, आपके जो फील्ड मार्शल जो है उनका ये कहना है, आप ही कह रहे हैं कि भाई हम तो दो अलग अलग कौम हैं। इसका मतलब जब से, और किस आधार पे, इस्लाम के आधार पे। इसका मतलब द डे इस्लाम केम वो यहां का नहीं था, क्योंकि यहां पे एक कौम एग्जिस्ट कर रही थी। तो जो भी चीज भारत की है, चाहे वो संगीत हो, क्योंकि कल मैं देख रहा था एक मौलाना साहब गिटार लेकर थाए थाए तोड़ता, इस्लाम में संगीत ला दिया। आप कभी ना, जब तक आप किसी मौलाना की वो जाकिर नाइक साहब की कौन सी थी हलचल वाली वीडियो, जब तक आप भी ना मौलाना की हलचल वाली वीडियोस ना देखें, आपको भी डॉक्टर साहब मजा नहीं आता। और क्या देखें बताइए, या ये देखें कि काफिर को कैसे, क्या मतलब यार आप भी कैसे, उसके एक पाँव में लाल जूता, दूसरे पाँव में सफेद मोजा, और वो जॉन के घर में जाएगा मुस्लिम तो वो बिस्तर पे सोएगा, जॉन नीचे सोएगा, ये देखे क्यों, उसको क्या देखे? नहीं आप एंजॉय करते हैं, क्या देखे मुझे बताइए, मैं क्या पढ़ूं और क्या देखूं? मैंने तो कुरान भी पढ़ी और तफसीरें भी पढ़ी, कमेंट्रीज पढ़ ली, मैंने इवन फेवरेट ऑथर आपकी कैरन आर्मस्ट्रांग को भी पढ़ा, टू सी द पॉजिटिव साइड। अगर आप जानते होंगे कैरन आर्मस्ट्रांग को, तो उसने आपके प्रॉफिट के ऊपर जीवनी लिखी है, बहुत पॉजिटिव जीवनी लिखी है। जी मैंने बुक्स पढ़ी है कैरन आर्मस्ट्रांग की, अगरचे आपके ऑडियंस में सब ये कहते हैं कि इस मेजर ने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन द हिस्ट्री ऑफ गॉड मैंने पढ़ी है। मैंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर भी उनकी बुक है वो पढ़ी है कैरन आर्मस्ट्रांग की। तो वो मैंने भी पढ़ी है, इतना तो मान लें कि हमने भी पढ़ी, हमें भी तो आप थोड़ा बहुत थोड़ा सा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका पढ़ना तो बनता है सरकार। क्यों भैया, ऐसा काहे को, ये कहा फिर डॉक्टर, फिर लॉयर, फिर तो, मतलब आप जो है आप अमन परस्त और शांति वाले और अजीम, तो मतलब आपका तो बनता है पढ़ना। हम तो देखे ना बुद्धू पागल, कोई चीज समझ नहीं आती, ना जानने की। कैसे बुद्धू पागल?
आप तो बेस्ट हैं। आपके वो आपके आपके क्या नाम है, फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि भाई हम तो अलग हैं, हम तो अजीम हैं, हम तो सब क्या है, सुपीरियर हैं, हम सबसे, डोंट यू फील वी आर द बेस्ट? तो तो आप देखिए, आप ये जो मुश्तरका दो में से एक स्टेटमेंट, एक मेरी ये बात सुन लीजिए प्लीज मेजर साहब, दो में से एक स्टेटमेंट पे आप कायम रहे। यदि आप अपने फील्ड मार्शल अयूब साहब क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात को यदि आप मानते हैं, यदि आप मानते हैं कि आप अलग हैं, टू नेशन है, तो वो नेशन टू नेशन कब से बना? वो टू नेशन फिर उस दिन से बनना शुरू हुआ जो आपकी किताबें सिखाती हैं कि इस्लाम और पाकिस्तान का निर्माण उसी दिन से होना शुरू हुआ जिस दिन से मोहम्मद बिन कासिम आया, अपने साथ बाहर का धर्म लेके आया। इस्लाम का भारत से कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो आपको कोई वो नहीं है। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि काशी ही काबा है, कोशिश तो हालांकि वो भी की आपने। पॉइंट ये है कि भाई काबा का तो आप एहतराम करेंगे ना कि भैया ये वहीं से जन्म लिया है। तो अगर आप टू नेशन थ्योरी को मानते हैं, फिर ये बयान मत दीजिए कि ये हमारा मुश्तरका है, क्योंकि आपने फिर मुश्तरका नहीं माना, आपने को स्वीकार किया। डॉक्टर साहब, गालिब तो मुसलमान है नहीं, आपकी आइडियोलॉजी में दोनों संभव नहीं है। कन्वर्जन का मतलब है छोड़ना, आपके लिए कन्वर्जन का मतलब असिमिलेशन नहीं है, आपके लिए कन्वर्जन का मतलब है छोड़ना। तो आप या तो ये कहिए कि ये हमारा मुश्तरका है, और या तो फिर फील्ड मार्शल की बात पे जाइए कि हमारा आपसे कोई लेना नहीं है, जिस दिन इस्लाम आया उसी दिन हमने तुमसे रास्ते तय कर लिए। अलग दोनों कैसे? आप दो ऊंट की सवारी करेंगे मेजर साहब, तब यही होता है कि आपको ये भी समझ में आता है कि आप इस्लाम के नाम पे आए और अल्लाह ने जी वो कुरान में बता दिया है कि इस्लाम एक ताकत है, और उसके बाद बांग्लादेश में अल्लाह मियां कुछ कर ही नहीं पाए, काफिरों ने आपको सरेंडर करवा दिया। कहाँ थी वो फोर्सेस, वो जो आती हैं, वो चिड़ियाएं जो आ जाती हैं मिसाइल का फॉर्म लेती, हाँ वो अबाबील और वो सब कहाँ रह गई थी? 13,000 नहीं अबाबील, हाँ बुनियाद मरसूस में आई नहीं अबाबील। अच्छा, बुनियाद मरसूस में आई 1971 में, वो रास्ता भूल गई है, वो चली गई किसी और कनेक्शन में। ये अच्छी, ठीक है जी, देखिए ना डॉक्टर साहब, अभी आप इतना बड़ा मुल्क, इतने अजीम, इतने सब कुछ, 1000 साल में एक प्रधानमंत्री तशरीफ लाए और उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर 14 दिन की तैयारी के बाद। फिर कौन सी अबाबीलें थी जिन्होंने वो क्या कहते हैं, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू तुर्की, थैंक यू मलेशिया, थैंक यू युगांडा, थैंक यू चाइना, थैंक यू पनामा। देखें आपको तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि उन्होंने कहा एक चौथा मुल्क भी है। मैं अभी तक सोच रहा हूँ वो चौथा मुल्क कौन सा है। उन्होंने तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का नाम तो लिया, लेकिन फोर्थ कौन सा था, आप बता सकते हैं? हाँ, फोर्थ जो है वो मेरे ख्याल से फोर्थ मेरे ख्याल से कौन सा रहा होगा? कतर, ओमान में से कोई रहा होगा, अरब ही रहा होगा। फिर आप ही बता दीजिए। मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। अल्लाह के तो कई आता ही कुछ नहीं है मुझे, तो मुझे क्या पता, मैं तो पागल हूँ। आपको तो हम लोगों को थोड़ा बहुत आता है, पर राज अल्लाह के कई राजों में से एक राज है पाकिस्तान, तो हम जैसे लोग बता पाएंगे। राज ही है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेल में, ये राज है। और वो कहते हैं ना कि वो पर्दा ना उठाओ, या राज को राजी रहने दो, पता नहीं क्या कैसे करके गाना है। खैर देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा था मेजर साहब, कि अगर इतनी गुफ्तगू के पास बॉटम लाइन आपका अगर ये है कि भैया ये हमें सिखा रहे हैं कि भाई तुम सब छोड़ दो, जो हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा असिमिलेट करो। अब दिक्कत ये है कि आप लोग हर तरीके का बयान देते हैं। आप ये भी कह रहे हो जी मुश्तरका है, और आप ये भी कह रहे हो जी टू नेशन थ्योरी है। ये ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म ऑफ पाकिस्तान ही कर सकता है। आप ये कह रहे हो जी हम अलहदा हैं, फिर कब से अलहदा हुए भाई, क्यों अलहदा हुए और कब से अलहदा हुए? तो इसका मतलब है इस्लाम की वजह से अलहदा हुए, और तब से अलहदा हो गए जब हम इस्लाम स्वीकार कर लिए। अब इस्लाम स्वीकार करने के लिए अलहदा होना जरूरी है, क्योंकि अलहदा तो होना है आपको, तभी टू नेशन। आपको एक बड़ी कमाल की मिसाल देता हूँ, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप लाल टमाटर हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप दोबारा होंगे, शायद, मेरा इम्कान है। देखें,
हम ईरान के साथ, ईरान की पार्लियामेंट में नारा लग रहा था तशक्कुर पाकिस्तान, और उधर फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी मुलाकात हो रही थी और अमन का नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो रहे थे अमेरिका के सदर। ये तो है, वो तो मैं है, शाबाशी दे मजा रहा आया। हूँ। मजा हमें थोड़े आ रहा है। तशक्कुर पाकिस्तान के बाद ईरान जो है वो फिर उस पे क्या, कौन सी है भाई वो सिपाही साहबा या कौन सी है, उस पर अटैक भी करता है। अच्छा, ये सारी एक दायरे थे कि इंडिया में सिर्फ 4 आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं। ये भूल जा रहे हैं कि इनके जो बेस्ट मार्शल अरे जनरल आए, उनको पेरिस की सड़कों पे गालियां अफगानी दे रहा था, हिंदुस्तानी नहीं दे रहा था। तो वो छोटी बात है, वो एक मतलब छोटी है, तो वो सब एक छोटी है। एक देखें, इस तरह बहुत सारे अफगानी हैं कि जो पाकिस्तान पे गुस्सा निकालते हैं, और बहुत सारे अफगानी हैं जो कहते हैं पाकिस्तान ना आप हो मेरी तो बात ही हम नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं आप सिर्फ भारतवर्ष में आतंकवाद नहीं फैलाते, आप दुनिया में हर जगह आतंकवाद फैलाते हो। आपकी बात ही नहीं समझ आ रही। ओ, इसीलिए वो आपसे अमेरिका आतंकवाद के की वजह से ना जो था। जो जो जो, जो अमेरिका के सदर 27 बार ये कह अरे चुके भैया, हैं वो अमेरिका कि मैंने है, इस्तीफा दिया उनका है, एक उन्हीं ने अभी वो गुरप्तवंत सिंह पन्नू को मेरा ख्याल है कोई चिट्ठी लिखी है, शाबाशी दी है, जिसको ये आप भी कत्ल भाई, तो करना उनका चाहते हैं। नागरिक दे दे, हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों रोके भैया कि हमें मत दो? आप उनका नागरिक है, वो नहीं दे तो दे। आप ही दे ट्रूडो दीजिए साहब तो आपको दहशतगर्द कह आप रहे भी हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक दे दीजिए। नहीं वो तो नहीं, मैं भाई ये कह रहा हूँ कि ट्रूडो साहब तो आपको दहशतगर्द कह रहे थे ना बॉस। नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि नहीं भाई कहा। हमारे यहाँ पे नहीं दहशतगर्द। आप एक वर्ड यूज, अगर आप बता देंगे कि ट्रूडो यूज द वर्ड टेररिज्म, आप जो कहेंगे मेजर साहब, मैं हार जाऊंगा। अच्छा, मेरा ख्याल में तो उन्होंने कहा था कि जी इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, ये जो आप एक वर्ड दिखा दीजिए, एक मिलता सेंटेंस। जुलता ही वर्ड था। एक मिनट रुक जाता हूं, बात मेजर साहब को रिसर्च कर लेने दो कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा इंडिया टेररिस्ट कंट्री है। मैं इनको फुल टाइम देता हूं। अब अभी आप बदलते जा रहे हैं, अभी आप बदलते जा रहे हैं, अभी आपने टेररिस्ट और क्या कंट्री बोला पे ले होगा? आए हैं। टेरर? अरे भाई, टेरर टेररिस्ट टेररिज्म एक ही वर्ड के डिफरेंट फॉर्म है ना, एक ही चीज है ना ये, कि टेररिस्ट और टेररिज्म में अंतर ही हो जाता है, डिफरेंस मतलब उनका डिफरेंस हो जाता है। अरे भैया मेजर साहब, आप राजा हैं। वेट कर लेते, देख लेते मेजर साहब की भी रिसर्च कहाँ मजा। एक तो आपके यहाँ पे एक वो है रिसर्चर, विश्व के सबसे बड़े रिसर्चर आबिदी साहब है। कौन है? आबिदी, आबिदी, वो जो रिसर्च करते हैं उस पे तो मेरा दिल आ जाता है। चलो ठीक है, प्रोग्राम आगे चलें। अभी इस टाइम पे क्या आप वो बताए ना, आई एम वेटिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, इस पे हमारी बहस हो चुकी है, मैंने आपको अरे बताया था कि अरे भाई, आप डिफेमेशन का केस हो लेकिन जाएगा। अभी आप ये बताइए, आप जस्टिन ट्रूडो साहब का एक स्टेटमेंट जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिन ट्रूडो है। साहब, देखें जस्टिन ट्रूडो साहब का पहले आपने स्टेटमेंट चलाया कि जी टेररिस्ट, फिर उसके बाद आप वहां से चलते चलते चले गए कि जी इंडिया को टेररिस्ट कंट्री उसने कहा। तो और किसको तो मैं ये टेररिस्ट कहेगा वो? देखा आप ना, यही कह रहे थे ना कि जस्टिन किसको टेररिस्ट कहेगा वो? है ना, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसके बाद जर्मनी ने कहा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा, उन सब ने ये कहा ना कि जी आप ये जो खालिस्तान के लोगों के पीछे। मैं बताता हूँ आपको, मैं लॉयर हूँ, मैं फैक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, जो रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। उनका ये कहना था कि ये जो असैसिनेशन किया गया है कैनेडियन सिटीजन का, उसमें इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ये उनका एलिगेशन था। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी टेररिज्म नहीं कहा कभी भी। टेररिज्म इज अ बिग थिंग, आप समझ रहे हैं? वायलेंट एक्ट कह दिया होगा, किलिंग कह दिया होगा, मर्डर कह दिया होगा। तो चले, आप टेररिस्ट आपको बड़ा पसंद है, मर्डरस गवर्नमेंट तो मानते हैं ना अपनी? मर्डरस गवर्नमेंट जो है ये मानते हैं। अच्छा, दूसरे ने इल्जाम लगा दिया तो वो बात सच हो जाती है? ऐसे चलता है दुनिया में। आप तो यही करते हैं सुबह शाम। हम कहते सुबह शाम करते हैं। क्या आईना है आपके सामने, आप इल्जाम लगाएं तो वो सच है। कौन सा इल्जाम लगाए? सुबह शाम पहलगाम, कभी ये कभी वो। एक इल्जाम बता दीजिए जो भारत में लगाया हो। ये अभी जो आप सुबह शाम करते हैं कि तुम पागल हो, आतंकवाद हो, हमेशा से आतंकवाद कर रहे हो, वो सब सच है।
तुम पागल हो, ये इल्जाम है मेजर साहब, आपको ये अल्लाह का हकीकत है। मैं नहीं कह रहा, आपको अल्लाह का वास्ता ऐसे ना कह रहा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जी मैं मान गया कि ये हकीकत है। इल्जाम हो गया। फिर तो आपको सलाम है कि रोज एक पागल से गप्पे लगाने के लिए आप पहुंच जाते हैं सर, ये भी बड़ा हुनर है। वो तो मजा आता है ना, आप समझ रहे हैं पागलों के पहले साथ। ये तो मान रहे हैं ना कि पागल के साथ गप्पे लगाने में मजा आता ये है। तो हम कहाँ कह रहे हैं, आप इल्जाम कह रहे थे तो मुझे दुख हुआ। मैंने कहा यार ये तो आप खुद कह नहीं, रहे मैं हैं तो मान गया। मैं ये कह रहा हूँ, देखें, इसीलिए वो जो शेर निकला था ना, जिससे पागल गालिब कौन का होता जिक्र है? आ गया था। पागल की डेफिनेशन क्या है मेजर साहब? आप तो ज्ञानवान लोग हैं, पागल की डेफिनेशन क्या है? हम्म। पागल कौन होता है? देखिए, मैं तो पागल हूं। देखें, जहां से असल में बात शुरू हुई थी गालिब से, वो चलती चलती किधर चली गई। तो वो जो था ना, जो शेर जिसकी वजह से मुझे गालिब याद आ गया, और वो आप पे क्या कहते फिट हैं होता, उसको, करिए करिए करिए, फिट फिट करिए। फिट 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 इस सिचुएशन पे जो फिट होता था, वो था, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। हाय हाय, मरने मारने की लेकिन बात होगी है, इनके शेर में भी मरने मारने की बात होगी। जाहिर आप है, देख जाहिर लीजिए। है, जाहिर है, गालिब है, मुसलमान है, मरने मरने की बातें करेगा ना सर। ये अच्छा था, तो ये अच्छा था। हाँ, हाँ, देखिए ना, देखिए, मैं तो आपको हेल्प करने के लिए आता हूँ कि ताकि मार आप करके खुश खुश है, जाएं। मार करके हेल्प कर। वेरी गुड मेजर साहब। नहीं, क्योंकि इन बातों से आपका जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप नहीं कहते हैं बात, मुसलमान मारने की, आतंकवाद, यस, पूरी होगी सारा बात, सारी अच्छा मिशन। मेजर साहब की देखिए स्टेटमेंट, अजीब कौम थी, घोड़े खच्चरों पे और गरीबों की कौम ने इतना बड़ा एम्पायर खच्चर बनाया। नहीं, खच्चर नहीं, क्या बोला था आप? अच्छा चलिए, गधे पे बुराक बैठ घोड़ों के के। ऊपर, घोड़ों के अच्छा ऊपर ठीक है भाई। खच्चर नहीं मैं डाले हम। अच्छी, अरे आपने वो भाई स्पेशल आया था वहां से, मैं नहीं मान रहा, मतलब मैं मान रहा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खच्चर अगरचे बड़ा कीमती जानवर है, कई जगह पे घोड़े से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी जो जिन जिन हलचल वाली वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, उनमें सिर्फ घोड़े हैं, नूर है, घोड़े हैं, नहीं तो, अबाबीले हैं, मतलब एक गैबी ताकत हाँ है, हाँ हाँ वो ठीक सब ठीक। कुछ है। हाँ। तो मेजर साहब ये कह रहे थे कि भाई अ, मेजर साहब ये कह रहे थे कि आप जो वो सर को बात भूल गई है लगता है। सर मुझे हाँ, सच बताएं, आप प्रिटेंड कर रहे थे ना कि आपको बात भूल गई है। सच सच बता दें। फोन आ रहा था लगातार। जी, जी सर। देखिए मैं मिर्जा गालिब के ये पसंदीदा है, मैं इनको एक मिर्जा गालिब की शेर सुना देता हूँ, ठीक है ना? क्या याद करेंगे, और बिना देखे बिना सर्च के, ठीक है, ये मेरी उंगलियां हैं कि, और ये मेजर साहब के ऊपर फिट होता है। हम्म। हर बात पे कहता है कि चीज तू क्या है, हर बात पे कहता है कि चीज तू क्या है, पहले ये बता ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, पहले ये बता कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, रगों में बहते रहने के हम नहीं कायल, रगों में बहते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका वो लहू क्या है। ये टपकवा रहे आप लोग के, देखिए देख ना, लीजिए। गालिब, फिर लहू का जिक्र आ गया, वो मारने तो का, होना ही है। लहू का। वो तो आप देखिए मेजर साहब, आपके स्टेटमेंट को अगर हम, दिक्कत ये होता है ना जब आप सोचते नहीं है और सिर्फ बोलना है इन द सेंस ऑफ कि एक आर्गुमेंट को काटना है। अगर हम एक सीरीज ऑफ चैट को देखें, आपका पहला स्टेटमेंट आता है, देखिए अरब के छोटे मोटे बड़े ऐसे वैसे लोगों ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, भाई मारपीट के ही खड़ा किया। जी देखिए इस्लाम ने तो क्रिश्चियनिटी से कम काटा पीटा, ये भी आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी अंपायर थी जो अच्छी भारतवर्ष, अच्छी, नहीं नहीं, जो भारतवर्ष। अच्छी, सर आप तो अजीम, महापुरुष, महादेव, महादेव ऑपरेशन भी अभी आपने शुरू कर दिया, आप तो अजीम मान लिया, और वैसे भी आप मेरे पुरखों में से हैं, आपके बारे में तो मैं कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता ना। कैसे पुरखे भाई, आपने कहाँ रह गए, अब तो आपके पुरखे उधर हैं। नहीं 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 नहीं, मैं तो मानता हूं ना, आप मुझे वो इकलौती मिसाल ले लें कि जो मानता है कि आप मेरे पुरख हैं, तो इसलिए आपके बारे में तो कुछ कह नहीं अरे सकता, हम कैसे क्योंकि पुरखे अगर हो आपको, गए? है ना, क्योंकि आपको अगर बुरा भला कहूंगा तो अपने आप को ही कहूंगा, अपने पुरखों को कहूंगा, ये कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए यहां पे तो मैं फंस गया ना, यहां पे तो बुरा नहीं कह सकता। आप मुझे बताएं, आपके अलावा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जी हमारे
माजी के अलावा कौन सी ऐसी अंपायर है कि जो प्यार भरी बातों के ऊपर, अच्छी अच्छी तकरीरों के ऊपर, अजीम असूलों के ऊपर बनी? एम्पायर से आप क्या समझते हैं? मतलब कोई भी तहजीब कह ले, कोई मजहब कह ले, कोई और चीज कह ले, कोई सुपर पावर कह ले, कोई बड़ी रियासत कह ले, सल्तनत उस्मानिया कह, कोई 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 कह ले, किसी भी जमाने में। भाई मुझे क्या मतलब, इनसे मेरा क्या लेना देना है? हर किसी की मैं अपने ऊपर के लिए, हमने नहीं बनाया। हम नहीं गए किसी को कहने की तुम्हारा मंदिर खराब है, तुम अपना मंदिर तोड़ो, अपना मस्जिद तोड़ो, अपना ये तोड़ो। अब दुनिया में किया ये भाई, ये एम्पायर बनाने, सारी दुनिया ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। एम्पायर का तो कंसेप्ट ही अभी शुरू हुआ है। ये एम्पायर बनाना, और एम्पायर बनाने में भी कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन तुम दूसरे का वो कल्चर मिटा दो, उसके भगवानों को गलत कहो और जाकर के वहां अपनी भाषा, अपना कल्चर और ये सब करो, इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। आप उसको रिलीजन कह के प्रैक्टिस कर रहे हो, अंतर बस इतना है। तो भाई ये तो अब आप लोग, चूंकि दिक्कत ये है कि आप लोगों में अपनेपन का एहसास ही नहीं रह गया। तो यही है कि अब इस पे क्या बात करें हम, आपसे बताइए। आप कह रहे कौन सी ऐसी अंपायर है? अरे भाई कितने लोगों ने ये सब अंपायर बनाई? ये सारे का सारा यूरोपियंस ने किया या तुर्कों ने किया? और तो कोई लिखने नहीं, या अरबों ने किया। कोई किसी ने मार काटे नहीं मचाई हैं अपना। हाँ, छोटा मोटा हर जगह होता था, मगर वो एम्पायर बनाने के लिए नहीं होता था। लड़ाइयां हुई हैं हमारे इतिहास में। राम जी की रावण से लड़ाई हुई है, पांडवों की कौरव से लड़ाई हुई है, मगर वो लड़ाई के पीछे होते थे कॉजेस, जस्ट कॉजेस। ये नहीं कि तुम गलत हो, तुम्हारा भगवान गलत है और हम तुमको वो कर देंगे। भाई लड़ाई हो गई कि मेरा हक, मेरा अधिकार दे दो, मेरा जमीन दे दो, मेरी ये जो तुम्हारे साथ पारिवारिक कला है इसको सुलझा दो। इनके बेसिस पे वॉर होते थे। वॉर वॉज एट द टाइम मीन्स ऑफ जस्ट। अगर आप वो पढ़ेंगे यूएन चार्टर, फिर मुझे लाना पड़ेगा आर्टिकल 2 क्लॉज 4 अभी तक बताता हूं। आज मैं आपको 2 क्लॉज 3 बता देता हूं। 2 क्लॉज 3 में लिखा है एमिकेबल पीसफुल सोल्यूशन जो है, ये ड्यूटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। तो वॉर डॉक्टर साहब, आज आपको ना कथा कलामी माफ, आज आपको ना एक मैं मजेदार कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे कुछ कुछ हम सबकी हेल्प हो, छोटी सी, मुख्तसर। तो वो एक बुक है, व्हाई नेशंस फेल। तो आपको समझ तो आ गई होगी कि मेरे जैसा आतंकवादी जो है, वो जाहिर है लड़ाइयां मार कुटाइयां, तो मैं फिर आपके रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, तो जाहिर है फिर मैं किताब का नाम क्या था मेजर साहब? व्हाई नेशंस फेल। पाकिस्तान नेशन है या स्टेट है? वाई, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं ये भी बता देता हूँ कि ये लिखी किसने। हाँ, वाई नेशंस पे सुने तो उसमें ना, उसमें व्हाई नेशंस फेल, पाकिस्तान नेशन है या स्टेट है? पाकिस्तान तो पागल है ना जी। अच्छा, अब व्हाई नेशंस फेल में क्या है, उसमें ना एक कहानी लिखी हुई थी, सुनिए, बड़े मजेदार कहानी। उसमें एक कहानी लिखी हुई थी कि जी 1600 कुछ में, 1623 में या इस तरीके से, जो इंग्लैंड का किंग था और जो वहां के पेजेंट्स थे, पेजेंट्स से मुराद है रिबाहा के जो वहां के मुजेरे थे, तो जागीरदाराना निजाम था। कहते हैं किसानों को। हमारी उर्दू में किसान तो फार्मर है ना जी, वो अपने लैंड का ओनर हो सकता है, लेकिन मुजैरा हम उसको कहते हैं कि जो लैंड का ओनर नहीं है। मजदूर को आप कह रहे हैं? मजदूर कह लें, या जो वहां पे जफाकश, या जो, हाँ, कि जो वहां पे काम कर। तो जो पेजेंट्स थे, वो उनकी और जागीरदारों के बीच में लड़ाई चल रही थी। पेजेंट्स ये कहते थे कि भाई हमें कुछ हकूक दो, और इस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी अपनी कोई यूनियन काउंसिल टाइप इस तरह की बनाना शुरू कर दी थी। और किंग के साथ उनकी लड़ाई ये थी कि भाई हमें कोई राइट्स दो। ये क्या तरीका है कि हम सारी मेहनत करें, सारा अनाज उगाएं, वटेवर वटेवर, और आखिर में जो है ये जो लैंडलॉर्ड है ये सब कुछ ले जाता है। तो बहरहाल उनके ये झगड़े चल रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, और किंग मान नहीं रहा था, तो इतने में क्या हुआ कि वो उस बुक में ये लिखता है कि जो स्पेन का किंग है, वो कोई नया किंग बना या जो भी है, उसने कहा मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है, और उसने कहा मेरी जिंदगी का मिशन ये है कि ये जो इंग्लैंड का किंग है, इसको मैंने जो ना हटा के रहना है। तो जाहिर है उसकी तरफ से एक थ्रेट आ गई। अब मैं 1623 की बात कर रहा हूं। तो उसने कहा कि जी वो जब थ्रेट आ गई, तो उस थ्रेट की बुनियाद के ऊपर इंग्लैंड का जो किंग है वो डर गया, और उसने लोगों से कहा कि भाई लड़ाई की तैयारी करो। तो लोगों ने कहा हम तो नहीं लड़ते, हमें कोई हकूक ही नहीं है, कोई राइट्स नहीं है।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनकी कुछ मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में उन्होंने पेटेंट राइट ले लिया। पेटेंट राइट ये ले लिया कि पहले किंग की मर्जी होती थी, जिसको मर्जी है। नमक का काम शुरू हुआ, उसने कहा ये मेरा जो दोस्त है, ये नमक की सारी मोनोपोली मैं इसको देता हूँ। लोहे का काम शुरू हुआ, ये लोहे का जो है ना मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को देता हूँ। इस तरह किंग के करीब जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो जनता है, अगर कोई बंदा कोई चीज बना लेता है तो वो जनता फैसला करेगी कि हाँ ये इसने पेटेंट है इसका, और उसके बाद उसी का राइट उसको मिले। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि जी उसकी वजह से वो जो पेटेंट राइट था, अच्छा स्पेन का किंग कभी आया ही नहीं, उसने कभी फाइट ही नहीं की, तो उस पेटेंट राइट की वजह से लोगों ने कोशिशें की अपनी चीजें बनाने की, और भारत उन्होंने स्टीम इंजन बना लिया। तो जो स्टीम इंजन वाला था उसने अपने बाप को खत लिखा, उसने कहा कि जी ये जो मुझे राइट मिल गया है, इसकी बुनियाद के ऊपर प्रोबेबली 5 ईयर्स में मैं इंग्लैंड का रिचेस्ट आदमी होगा। और इस तरीके से उसने कहा कि जी वो इंग्लैंड जो है वो सुपर पावर बन गया, सो ऑन एंड सो। तो मैं डॉक्टर साहब देखिए आपको कहना ये चाह रहा हूं कि हर जमाने में जिसने भी कोई तरक्की की, जिसने भी कोई कुछ किया, तो उनकी जो, अब जिस तरह ब्रिटिश थे, उनका कोई असूल था। हम तो चले हिंदुस्तान के मुसलमान थे ना, आप हिंदुस्तान के हिंदू थे। तो जो ब्रिटिश आए, उसने कोई लोरी सुना के, कोई हमारे साथ अच्छी बातें करके, मतलब इस तरीके से उसने कोई अपने आप को फैलाया। तो हिंदुस्तान में भी गोरे के आने से पहले जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, भले वो हिंदू हिंदू थे। गोरे के आने से पहले कोई प्रिंसली स्टेट्स नहीं थी। गोरे के आने से पहले कोई प्रिंसली स्टेट्स नहीं थी। वो स्टेट थी प्रिंसली स्टेट 1857 के प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। उस पे मैं उससे पहले मैं कह रहा हूँ, उससे पहले जो भी थे यहाँ पे कोई डोगरा थे, चलेंगे तो आज भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट है, क्योंकि स्टेट का ही जो कल्मिनेशन है वो भारत में। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान में उससे पहले, क्या सिखों में, क्या हिंदू और हिंदू राजा के दरमियान लड़ाई नहीं थी? बिल्कुल थी। तो मैं इसीलिए ये आपसे नहीं थी। रावण, मैंने सुन लिया, रावण और राम में भी लड़ाई हुई। ठीक है। अब मेरा जो पॉइंट है ना, मेरा जो पॉइंट है, आप पाकिस्तान इंडिया के बीच में बनाते हैं मुसलमान की और हिंदू की लड़ाई। ऐसे नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये जियो पॉलिटिकल भाई, या तो आप अपने मैं आपसे इसलिए लड़ रहा हूं, मैं आपसे इसलिए लड़ रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपसे इसलिए लड़ रहा हूं क्यों कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है, पहली बात। नंबर 2, मैं आपसे इसलिए लड़ रहा हूं कि जी जूनागढ़ में, हैदराबाद में जो डिसीजंस थे उसके मुताबिक वो दोनों पाकिस्तान के पास होने चाहिए थे। अगर आज कश्मीर आपके पास होना चाहिए ना, तो फिर जूनागढ़ और हैदराबाद हमारे पास होने चाहिए थे। लेकिन वहां पे चली उल्टी चाल, वो आपने ले लिए। सुन ले, वो सुन लेना डॉक्टर साहब, सुन तो लेना, वो आपने ले लिए, लेने के बाद कश्मीर में रह गया। बिकॉज आप मुसलमान बन गए, आप भारत की धरती तोड़ लेंगे। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान बंदे, आप मुसलमान बन जाएंगे तो आप लोगों से उनकी धरतियां तोड़ लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये को देंगे अलग स्टेट, आप अपने आगे नहीं, तो नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर ऐसा था तो फिर मुझे एक बात बताएं कि फिर बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? भाई हमें क्या पता, वो आप जानिए, हमने तो उसको दे दिया था। साहब मैं ये कह रहा हूं, बने थे, इस्लाम के नाम पे जुड़ नहीं पाए, बात खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, जियो पोलिटिकली बंगाल नहीं था, इस्लाम एक नेशन नहीं बनाता, मत मानिए इसको, आप हमसे लड़ लीजिएगा। उसमें वो एक प्रोविजन थी कि जो उस टाइम पे पॉलिटिकली फिट बैठती थी। आप ये कहते हो ना कि आप सऊदी अरेबिया के साथ कलमे के नाम से जुड़े हो, आप तो ये कहते हैं ना मेजर साहब। तो और आप हमसे नहीं जुड़े हो, क्योंकि आप हमसे कह रहे हो हम आपसे अलहदा हैं, लेकिन आप सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए हो। यार अभी तो मैंने आपको इतनी अच्छी मिसाल दी थी कि ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कर पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, और फील्ड मार्शल साहब उसी टाइम पे अमेरिका के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे थे। तो हम सब के साथ जुड़े हैं, आप जानिए कि आप जुड़े हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, हम सऊदीया के साथ भी जुड़े हैं और हम हिंदुस्तान के साथ भी जुड़े हैं। नहीं आप नहीं, फिर ये कैसे हो सकता है? आप ये कह दिए कि नेशन थ्योरी में आपसे अलग है।
क्यों? आप हमसे नहीं जुड़े, आप हम में से एक नहीं भाई है। गालिब मुसलमान भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। तो यहाँ पे आके जिसने कहा कि वेद हमारा नहीं है, जिसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, जिसने यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, वो हम में से नहीं है। हम जर्मनी में जाके जर्मन भाषा का विरोध करें, जर्मनी तो यस, ये फिर आपका मौक़िफ़ है। यस, इसी वजह से जिन्ना साहब अरबिया में कोई सुने डॉक्टर साहब, ये अब आपने जवाब दिया। लगाइए तो यहूदियों को बोलिए कि वो पूरा उनका लैंड था। डॉक्टर साहब सुने ना, यही प्रिंसिपल था जिसकी बुनियाद के ऊपर जिन्ना साहब ने ये फैसला किया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं चल सकते। यही जो प्रिंसिपल जो अभी आपने बोला है, आपने कहा कि जी जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने आके ये किया, वो हम में से नहीं है, उसको हम नहीं मानते, ये कहा ना आपने। हाँ, तो यही, तो मैं यही कंक्लूड करता हूं कि मुझे मंदिर को तोड़ने वालों में से है क्या? आप मंदिर को तोड़ने वालों में से हैं, यही तो मान रहे हैं ना आप? तो मैं मंदिर को तोड़ने वालों में से हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप करें, आप टू नेशन थ्योरी में से हैं। टू नेशन थ्योरी एक अलग चीज है। टू नेशन थ्योरी में अब आपके जो टू नेशन थ्योरी आपको कहा गया था मैं बुतों को तोड़ने के लिए आया हूं और जब तक एक एक बुत परस्त को खत्म नहीं कर दूं मेरा वो नहीं है। उनका हदीस पढ़ लीजिए आप जाके। ठीक है, वो उन्होंने जो अपना पैगाम था वो तो देना था ना जी। आप उन्हीं लेकिन उससे पहले आप बुतों को तोड़ने वालों में से है ना। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले उसी काबा के अंदर वो बुत रख के वहां पे उसकी पूजा हुआ करती थी। 65 बुतों को तोड़ दिया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन बुतों की पूजा भी हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी? अरे तो आप तो उसको छोड़ दिए ना। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करें कि आप गुंजाइश नहीं पैदा करते। आप जो है गालिब को जब अच्छा लगे तो चूज कर लेते हैं, जब अच्छा ना लगे तो आप गालिब को निकाला। चूज किए बैठे थे। अच्छा मुझे बताएं कि अब गालिब हमारा हुआ या आपका हुआ, ये बताएं। मरहूम गालिब साहब जो हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो आपके हुए या हमारे हुए? देखिए अब अल्लाह तो ये कहता है, आपकी मंतक के मुताबिक वो किसी एक हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। सुन लीजिए ना, अल्लाह की मर्जी से बता रहा हूँ, अल्लाह की रूहानियत से बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चन के लिए कोई प्रिंसिपल तो चाहिए ये बताने के लिए कि हमारे में से थे कि नहीं। अल्लाह के हिसाब से मैं नजस हूँ, मैं बुत परस्त हूँ और मैं शिर्क करता हूँ और प्राउडली शिर्क करता हूँ। मैं तो अल्लाह में से, अल्लाह वालों में से तो नहीं हूं मैं। और जो गालिब का बताएं, आपका तो क्लियर है। गालिब मुसलमान था तो हम में से तो नहीं था, वो शिर्क वालों के साथ बैठेंगे आप उसको। इसी वजह से पाकिस्तान बना, तो बना लीजिए भैया, हमने कब कहा? आपने तोड़ दिए, इसी वजह से आपने लोगों को, लड़कियों को ले जाकर के बेचा अरबों की मंडी में जाकर के। इसी वजह से पाकिस्तान बना, क्योंकि आप औरतों बच्चों को बेचना चाहते थे, आप उनमें से बेचना चाहते थे। डॉक्टर साहब देखें, आप मुझे आतंकवाद कहते हैं, बेचना और खरीदना जायज है। गुंजाइश नहीं है। औरतें और बच्चों का खरीदना बेचना जायज है? औरतों का खरीदना, चलिए नहीं, आपके जो 4 सहाबा थे वो लोग खरीदते थे, आप जाके पढ़ लीजिएगा। किसको खरीदते थे? कपड़े उठा करके देखे जाते थे कि खरीदने लायक माल है या नहीं है। नहीं, जब मिश्रा जी कह देते हैं कुछ बात ना सर, तो नहीं की गुंजाइश नहीं होती। ना डॉक्टर साहब देखिए जी, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं होती ना। जब मिश्रा जी ने कुछ कह दिया तो वो सबूत के साथ मुझे मेरा दिल नहीं करता कि मैं बहुत सख्त बातें करूं, लेकिन सुनिए, आपको 1400 साल पहले की अब मालूम नहीं कि वो सच है झूठ है क्या है, वो तो आप मुझे खड़क के बता देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपने मुआशरे में आप लोगों को इंसान ही नहीं समझते, उनको अछूत कहते हैं। और आप कहते हैं कि वो गलती से हुआ, वो समझ नहीं आई हमें, इसलिए वो हो गया 2025 में भी, 2025 में। सुनिए, मैं स्वीकार करता हूं उसको कि हमारी समाज में ऐसी एग्जिस्टेंस हुई। मैं उसको ये नहीं कहता, आप पहले स्वीकार तो कीजिए कि आपके यहाँ पे होता था ये। स्वीकार का मतलब क्या है? हाँ, एक्सेप्ट। स्वीकार का मतलब क्या है? स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करना। हाँ ठीक है, मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, मैं उसको छिपा तो नहीं हूं। मैंने कब कहा कि मेरी समाज परफेक्ट थी, हमारे समाज में गलतियां नहीं हुई? पर आप तो कह रहे हो कि आपका जो इस्लाम है वो परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। या तो आप बोलो कि हाँ, अगर आपके में गलती हुई है तो इस्लाम में भी इम्परफेक्शन थी, गलतियां हुई हैं। यस, इस्लाम में बहुत सारी गलतियां हुई हैं कि लोगों ने उसको सही इंप्लीमेंट नहीं किया।
मतलब लोगों ने इसकी तशरीह गलत निकाली, अपने मकसद के लिए निकाली, अपने फायदे के लिए निकाली। स्लेवरी जायज है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए इस्लाम, डॉक्टर साहब सुन लेना, अभी एक सेकंड सुनिएगा। डिबेट होती रहे। इस्लाम का डॉक्टर साहब रेवोल्यूशन ही ये था कि सब बराबर है। सूरह मोमिन नहीं, पहली बात, औरत तो मर्द के ही बराबर नहीं है। मैं मुस्लिम औरत और मुस्लिम मर्द की बात कर रहा हूं। मुस्लिम औरत के बराबर नहीं है। औरत मर्द की हाकिमियत है, बराबर नहीं है वो। सेकंड, नहीं, मुस्लिम वो औरत और नॉन, सुन लीजिए आप, मुस्लिम औरत और नॉन मुस्लिम औरत में अंतर है। मुस्लिम औरत को जो है वो बिना विवाह के उसके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन नॉन मुस्लिम औरत के साथ आप बिना विवाह के सेक्स कर सकते हैं, उसकी कंसेंट भी नहीं चाहिए। सूरह मोमिनून जाके पढ़िए। नो, सूरह मोमिनून जाके पढ़िए। नो करते पागल होने के बावजूद इसको मैं मुकम्मल रद्द करता हूँ। आप रद्द कर दीजिए, वो तो फिर आपको अल्लाह देखेगा, आप फिर मुनाफिक बन रहे हैं। तो आपको अल्लाह आपसे आपको आखिरी दिन अल्लाह बोलेगा कि मेरे द्वारा कानून के डिनाई कर दिया। डॉक्टर साहब सुन लें, सूरह मोमिनून में मोमिन की डेफिनेशन पता है? मुसलमान की डेफिनेशन, मुसलमान कौन है इसकी डेफिनेशन दी हुई है, बताएं। उसमें से एक डेफिनेशन ये है कि मुसलमान, उसमें एक एलिमेंट ये है कि मुसलमान वो है जो अपनी शर्मगाहों की प्रोटेक्शन करता है। किससे? अपने शर्मगाहों की प्रोटेक्शन करता है, सिवाय कि अपनी वाइफ और उससे जो कि उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड उसको पजेस करता है। इन दोनों के अलावा उसको अपने शर्मगाहों की प्रोटेक्शन करनी है। तो जो वाइफ हो गई, और दूसरी है जो कि वो लेफ्ट हैंड पजेस करता है। क्या वो लेफ्ट हैंड से पजेस करता है? राइट हैंड से पजेस करता है। राइट हैंड पजेस मतलब माले गनीमत, सेक्स स्लेवरी। इक्वलिटी नहीं देता इस्लाम। इस्लाम के अंदर भी इक्वलिटी नहीं है। इस्लाम मर्द और औरत ही इक्वल नहीं है। औरत और मर्द इक्वल, आप बोल दीजिए मेन एंड वुमेन आर इक्वल इस्लाम की रूह से। हाँ, बिल्कुल इक्वल है। औरत और मर्द और हाकिम नहीं है औरत का। तो यार डॉक्टर साहब, अभी जरा एक सेकंड के लिए रुकेंगे, मुझे जवाब देने दीजिएगा। अब सुनिए, सुन लेना डॉक्टर साहब, सुन लें यार, अब सुन तो लेना, मेरी बात सुनते ही नहीं है। आखिरी ये बात करते हैं और 2 मिनट रह गए, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। ठीक है, चले बोले आप। देखें, इस्लाम पे जो लोग एतराज करते हैं ना, जो एतराज करते हैं, वो ये एतराज करते हैं कि भाई मर्द की गवाही जो है वो पूरी गवाही है, औरत की गवाही जो है वो आधी गवाही है। इस तरह का एतराज करते हैं। अभी सुनिए, किसी भी दुनिया की, आप किसी भी, मैं तो फौजी हूं ना, आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि दुनिया की किसी भी, ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है ना, उसकी आर्मी में है, पाकिस्तान की आर्मी किसी, उसमें जो कॉम्बैट लोड है सोल्जर का, चाहे वो सोल्जर मेल है या फीमेल है, उन्होंने एक डिफाइन किया हुआ है कि जी मर्द जो है वो फर्ज करें 18 किलो उठाता है, तो औरत के लिए उन्होंने वो लोड आधा रखा हुआ है। अब कि जी वो यूं है, ये है, वो है, अब आप कहें कि जी नहीं, औरत मर्द तो बराबर है, लेकिन तो अब उन्होंने क्यों अलग किया हुआ है? उन्होंने क्यों अलग किया हुआ है? उन्होंने क्यों अलग किया हुआ है? सुने ना डॉक्टर साहब, अभी सुने तो सही। उसके बाद आप ये देखें कि आप अमेरिका जाएं, घूमे फिरें, तो वहां पे सारे मर्द आपको बताएंगे कि भैया अगर डाइवोर्स हो गई तो जज ने सारे हकूक औरत को दिए हुए। अब आप कहें कि जी वहां पे बराबर कैसे, उन्होंने क्यों ये फर्क किया हुआ? तो डॉक्टर साहब देखें, उस बुनियाद के ऊपर अगर कोई तफसील, अब क्या औरत और मर्द फर्क है आपस में या नहीं फर्क है? तो भाई बिल्कुल फर्क है। अभी क्या मुसलमान, सुने, क्या मुसलमान आलिम दीन औरतें नहीं है? बिल्कुल रही है। क्या मुसलमान, सुन लेना अभी, इसलिए ये बड़े, अगर औरत जिस देश की हेड ऑफ स्टेट बन जाए उस देश का कबाड़ा निकल जाए। कक्षा 6 में पढ़ा, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो साहबा थी, हिंदुस्तान में रजिया सुल्ताना थी, उससे पहले, सुन लेना डॉक्टर साहब, उससे पहले ये तो सुन लें, बल्कि सबसे अच्छी मिसाल देता हूं आपको, जो फर्स्ट वाइफ है, जो प्रॉफिट की फर्स्ट वाइफ है, वो एक बिजनेस वूमन थी। भाई वो इस्लाम नहीं आया था तब। इस्लाम के आने के बाद से कौन? और मजे की बात कि हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टास्क दिए कि भाई ये काम आप करके आना है। जब वो बिजनेस वुमेन थी, वो दौरे जाहिलिया था। और बताइए, और भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के आने के बाद एक भी औरत को बिजनेस में नहीं, ये अफगानिस्तान आपका वो है ना भाई,
यार देखे ना, ढूंढ ढांड के मुझे रोज मिसालें देते हैं रेनेसांस की, मोहम्मद बिन सलमान की, और अब जो मेरी पैंटी लगानी है, अब जब मुझे पागल साबित करना है तो ढूंढ के ना जमील में जाके निकाला क्या, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में डॉक्टर साहब सुन लें, अभी सुन लें, ये जो 40-50 साल में अफगानिस्तान के साथ जुल्म हुआ है, उसमें अफगानिस्तान इतना बैकवर्ड हुआ है, वरना क्या जुल्म है? आई वांट टू हियर, वो जुल्म क्या था? जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स नॉर्थ और साउथ से आए, हाँ अच्छा, हाँ, जिनके साथ आजकल आपकी दोस्ती है, आपको नोबेल प्राइज दे देना चाहिए यार, मतलब जलेबी और ये देखिए ना, कमाल पता क्या है कि मैं जलेबी हूं अगर मैं किसी बात की वजाहत कर दूं, लेकिन मैं अभी अगले दिन ना वो कश्मीर पे प्रोग्राम कर रहे थे, वो आप भी उनके प्रोग्राम पे गए हुए थे, शकील चौधरी साहब, तो उन्होंने बड़ा धांसू किस्म का सवाल किया। मैंने उसका जी छोड़ें, हम तो हैं ही पागल जाहिल गंवार। मैंने कहा ये यूक्रेन रूस का क्या मसला है, क्यों यूक्रेन नहीं मानता? उन्होंने कहा छोड़े मेजर साहब उसको। मैंने कहा भाई मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं ना, नहीं वो आज का टॉपिक नहीं है। मैंने कहा मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं ना, यूक्रेन का बता देना, समझा दें, हम तो है पागल, वो क्यों नहीं मान रहे? तो फिर उन्होंने क्या किया, ये तो फिर वो कहेंगे जलेबी सामने क्या। और इस्लाम और हिंदुइज्म एक चीज है, जस्ट बिकॉज की वो रिलीजियस है, तो क्या महाभारत का वार और बैटल ऑफ बदर सेम है क्या? दोनों ही वॉर है मेरे नजदीक, महाभारत में अंतर मेरे नजदीक बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ बदर और रामायण की वॉर एक है, दोनों ही वॉर है, वो दोनों एक है। मैं डॉक्टर मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपको ये आखिरी गिफ्ट दे रहा हूँ, आखिरी गिफ्ट दे रहा हूँ, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। मेरे नजदीक सुन ले, मैं तो उस लेवल पे हूँ जहां पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ही डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को भी बनाया है, अल्लाह ताला ने ये बुत भी बनाए हैं। सुन ले, गिफ्ट लेते जाएं, गिफ्ट आज बिल्कुल वो क्या कहते हैं, लूट सेल, आपको जो है ना आज पूरा, मतलब मैं कह रहा हूँ अगले देख रहे हैं। तो मेरे नजदीक हम सब के सब मेरे नजदीक ये सब कुछ अल्लाह का ही है, अल्लाह ने ही किया है, अल्लाह ही जानता है कि जी क्यों डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है, क्यों मैं हूँ, क्यों रिबाहा है, तो ये सब कुछ उसी का है। मेजर साहब सुन लीजिए, पाकिस्तान के एक स्कॉलर ने मुझे एक बार फोन किया, हो गया क्या आपका? बस 5 बस रिबाहा खत्म भी करते हैं भाई, बहुत देर हो गई। तो मैं आपको ना वो बताता हूँ, डॉक्टर साहब लास्ट बात बता दें, उसके बाद ये जो अरबों का अल्लाह है, जो यहूदी का अल्लाह है, क्रिश्चियनों का गॉड है, वो तीनों एक नहीं है, पहली बात। और जो भगवान है वो भी सबसे एकदम अलग है, वो एकदम वेद का भगवान जो है वो अलग है। अरे भाई मेरे भगवान ने क्या कहा सुन लीजिए, एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, सत्य एक है, विद्वान जन उसको अलग अलग तरीके से बताते रहेंगे। आपके भगवान ने, अल्लाह, यहूदियों के अल्लाह ने क्या कह दिया? यहूदियों के अल्लाह ने कहा सत्य एक ही है, बाकी सब गलत है। ये दोनों एक भगवान के मैसेज हो ही नहीं सकते। और आपको और बताऊं, आपको एक और लूट ऑफ सेल बताता हूं, मैं जाकर के तो फिर भी कहा था डिट्रोनॉमी पढ़िएगा, लेवल की लेके आए, लेवल की, ये मोजे शोजे छोटी मोटी सेल नहीं, बड़ी सेल, बड़ी सेल है। मोजे अल्लाह ने मोजे से बातचीत की ना, हमसे आपसे बातचीत की? नहीं, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बात आखिरी करें और फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। अल्लाह कहता है, जो ड्यूट्रोनॉमी का अल्लाह है जिससे मोजे साहब ने बातचीत की थी, कहता है मैं बहुत जलने वाला भगवान हूं, मुझे बहुत जलन होती है। आपको पता है ये बात? आपका अल्लाह जलने वाला है, वे गॉड ने खुद एक्सेप्ट किया है। कमांडमेंट नंबर 7 जाके पढ़ लीजिए, मेरा भगवान नहीं कहता कि मैं जलने वाला हूं। डॉक्टर साहब आप गॉड से डरने वाले हैं, यू आर गॉड फियरिंग, वी आर गॉड लविंग, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। डॉक्टर साहब आपके वक्त का शुक्रिया, मेजर साहब आपके वक्त का आप कहते हैं अल्लाह से डरो, मैं कहता हूं अल्लाह से प्यार करो। नहीं, हम भी कहते हैं अल्लाह से प्यार करो, और अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है। नहीं, अल्लाह से डरना होता है, अल्लाह का खुदा का खौफ करो। नहीं सर, हम प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के वक्त का। व्यूअर्स अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।